जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 आप लोगों का चल रहा है और आशा है आप लोग आज के पेपर में बहुत बेहतर करके आए होंगे। सामाजिक विज्ञान का आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के लिए, जो कि आपका पेपर 20 तारीख को होना है और ये सिंहावलोकन है। इसके बाद में कल शाम को 5 बजे आप लोगों को मानचित्र वाला प्रश्न पुनः एक बार कराया जाएगा। एक बार हो चुका है, एक बार और मानचित्र के प्रश्नों को कराया जाएगा, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो और आप बेहतर कर सकें। हाँ, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है, अगर आपके पास किसी भी बच्चे के पास हिंदी का पेपर है तो आप उसे भेज दीजिए। कल मैं उसका आप लोगों को 20 प्रश्न या MCQ आप कह सकते हैं एक साल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप जांच कर सकते हैं कि आपने कितना सही किया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पर बच्चों आपका पहले बहुविकल्पीय प्रश्न लिया गया है और बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप लोगों को OMR पर उत्तर देना होता है, ये तो आपको पता ही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। कह रहा है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? यंग इटली संगठन को किसने बनाया था बच्चों? क्या विक्टर इमैनुअल द्वितीय थे, या फिर ज्यूसेपे मैत्सिनी थे, या काउंट कावूर थे, या ज्यूसेपे गैरीबाल्डी थे? तो बच्चों, जो यंग इटली संगठन बनाया गया था ये ज्यूसेपे मैत्सिनी के द्वारा बनाया गया था। आप लोगों का बा वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी आंसर करते रहिए और बताते रहिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? कौन थे जर्मनी के प्रथम सम्राट? क्या कैसर विलियम प्रथम थे, या फिर विलियम द्वितीय थे, या फिर फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम थे, या ऑटोवन बिस्मार्क थे? कौन थे बच्चों? तो इसमें कैसर विलियम प्रथम, कौन थे? कैसर विलियम प्रथम थे जर्मनी के प्रथम सम्राट, जिनको 1871 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? कैसा शासन था? सीमित राजतंत्र था, या फिर असीमित राजतंत्र था, या कुलीन तंत्र था, या लोकतंत्र था? सीमित राजतंत्र मतलब एक दो चुटपुट राजा, असीमित राजतंत्र मतलब बहुत सारे राजा, कुलीन तंत्र मतलब धनी वर्गों का शासन, और लोकतंत्र मतलब जनता के द्वारा जनता का शासन। तो बच्चों यहाँ पर उस समय असीमित राजतंत्र था। क्या था? असीमित राजतंत्र उस समय यहाँ पर था। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? कार्न कानून वहाँ पर लाया गया था अनाजों के लिए, तो उसको समाप्त करने का क्या कारण था? जनसंख्या में वृद्धि हो गई थी, या कृषि उत्पादों में अधिकता हो गया था, या फिर कार्न आयात पर नियंत्रण था, या उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध था? तो बच्चों, कार्न कानून में उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध होने के कारण इसे समाप्त करना पड़ा था। तो आपका बी वाला विकल्प यानी उद्दा वाला विकल्प यानी चौथा विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी सम्मेलन में डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का दर्जा दिया गया था। तो क्या ये ब्रिटेन में हुआ था, या फिर अमेरिका में था, या फ्रांस में हुआ था, या भारत में हुआ था? तो बच्चों, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो ये अमेरिका में हुआ था। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? संघ सूची में कौन सा विषय बच्चों? क्या प्रतिरक्षा है, या फिर कृषि है, या फिर शिक्षा है, या फिर व्यापार है? कौन सा विषय है? तो संघ सूची में प्रतिरक्षा है। कौन सा विषय बच्चों? प्रतिरक्षा विषय संघ सूची में है। बाकी कृषि, शिक्षा और व्यापार ये आपके समवर्ती सूची के विषय हैं, इन्हें भी याद रखना, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है?
श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल हैं या फिर ईसाई हैं या सिंगली हैं या मुस्लिम हैं? तो बच्चों श्रीलंका में जो बहुसंख्यक वर्ग है वो है सिंघली। कौन सा वर्ग है? तो सिंघली यहाँ का बहुसंख्यक वर्ग है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? मतलब पूरे देश को राज्यों में नहीं बांटा गया है। कौन सा वो क्षेत्र है? भारत है या फिर बेल्जियम है या संयुक्त राज्य अमेरिका है या श्रीलंका है? तो बच्चों श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं है। श्रीलंका में संघात्मक शासन बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी का विचार था। तो भैया महात्मा गांधी का क्या विचार था? धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, या धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, या फिर धर्म और राजनीति अलग अलग हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों गांधी जी का विचार था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ पर अनेक धर्मों के लोग हैं वहाँ पर राजनीति में धर्म को शामिल करना ही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? लोकतंत्र से संबंधित क्या है? पारदर्शी शासन है या वैध शासन है या फिर उत्तरदायी शासन है या इनमें से सभी हैं? तो बच्चों लोकतंत्र में देखा जाए तो पारदर्शी शासन भी होता है, वैध शासन भी होता है और उत्तरदायी शासन भी होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती होती है? हरियाणा में होता है या पंजाब में होता है या उत्तराखंड में होता है या फिर उत्तर प्रदेश के मैदानों में? तो मैदान में तो नहीं होगा, क्योंकि सीढ़ीदार खेती वहाँ होगी जहाँ पर ज़मीन बहुत ऊंची नीची है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीनें हैं, ढलानदार ज़मीनें हैं। और ये विशेषता कहाँ पर है? तो ये विशेषता है उत्तराखंड में। कहाँ पर है बच्चों? तो ये उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? रबी की फसल कौन सी है? चावल है या फिर मोटे अनाज हैं या चना है या फिर कपास है? मोटे फसल मतलब इसमें पूछा गया कि रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल बच्चों चना है। क्या है? चना है रबी की फसल। अगला प्रश्न पूछे हैं कि मोनेजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट रेत में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल होता है या यूरेनियम होता है या फिर थोरियम होता है या कोयला होता है? तो बच्चों मोनाजाइट रेत में से थोरियम खनिज पाया जाता है। सा वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में कौन सा उद्योग प्रयुक्त करता है? प्लास्टिक है या मोटर गाड़ी है या फिर सीमेंट है या एल्युमिनियम है? तो कौन सा बच्चों? तो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में सीमेंट उद्योग में लिया जाता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? कौन से देश की स्थिति भारत से बेहतर है मानव विकास के देश हिसाब से? क्या पाकिस्तान है या बांग्लादेश है या फिर श्रीलंका है या फिर नेपाल है? तो मानव विकास की दृष्टि से श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? धात्विक खनिज इसमें पूछा गया है, क्या अभ्रक है या फिर कोयला है या लौह अयस्क है या चूना पत्थर है? तो बच्चों धात्विक खनिज कौन सा है? लौह अयस्क इसमें से धात्विक खनिज है, बाकी सभी अधात्विक खनिज हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है। किसमें सम्मिलित है? प्रारंभिक क्षेत्रक में या फिर द्वितीयक क्षेत्रक में या तृतीयक क्षेत्रक में या फिर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक में? तो बच्चों प्राकृतिक प्रक्रिया से जो उत्पादन है ये किसमें है? तो ये आपका प्रारंभिक क्षेत्रक में सम्मिलित है। कौन से क्षेत्रक में? तो प्रारंभिक क्षेत्रक में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है,
एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है? एंथ्रासाइट का संबंध कौन से खनिज से है बच्चों? लौह अयस्क से है, या फिर बॉक्साइट से है, या कोयला से है, या फिर सोना से है? तो अगर हम एंथ्रासाइट देखें तो एंथ्रासाइट का संबंध बॉक्साइट खनिज से है। कौन से खनिज से है बच्चों? तो बॉक्साइट खनिज से है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में, या 1980 में, या 1970 में, या फिर 1950 में? तो कब हुआ था बच्चों? तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना 1970 में किया गया था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? कौन से आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण होता है? रोजगार की शर्तें, या फिर आर्थिक गति की प्रकृति, या उद्यमों के स्वामित्व, या उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या? कौन सा होता है बच्चों? तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर ये निर्धारित किया जाता है कि क्या ये आपका कौन से वो उसमें है, निजी में है या सार्वजनिक क्षेत्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? क्या नहीं जोड़ा गया था? जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, या फिर सामंती व्यवस्था का अंत, या संपत्ति का अधिकार, या कानून के समक्ष समानता? तो बच्चों अगर हम देखें नेपोलियन कोड में, तो नेपोलियन कोड में जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार को नहीं जोड़ा गया था। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1689 में, या 1779 में, या 1789 में, या फिर 1889 में? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी बच्चों 1789 में, 1789। अगला प्रश्न है 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? जब इटली का एकीकरण हो गया उसके बाद में 1861 में किसे बनाया गया? इमैनुअल द्वितीय थे, या ज्यूसेपे मैत्सिनी थे, या फिर विलियम प्रथम थे, या ज्यूसेपे गैरीबाल्डी थे? तो बच्चों इटली का सम्राट बनाया गया था इमैनुअल द्वितीय को। किसे बनाया गया था? इमैनुअल द्वितीय को बनाया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बेल्जियम कहाँ स्थित है? अफ्रीका में, या फिर एशिया में, या ऑस्ट्रेलिया में, या फिर यूरोप में? तो बच्चों बेल्जियम जो है, बेल्जियम यूरोप का एक देश है। ये आपका कहाँ स्थित है? तो यूरोप में स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन था, या फिर अत्यधिक निवेश था, या बैंकों का निजीकरण था, या फिर उद्योगों की संख्या में वृद्धि थी? तो बच्चों जब कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन हो गया तो उससे क्या हो गया? आर्थिक महामंदी आ गई। अगला कह रहा है अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? रिंडर पेस्ट क्या है? एक जानवर है, या फिर एक घटना है, या फिर एक खेल है, या एक बीमारी है? तो बच्चों रिंडर पेस्ट एक प्रकार की बीमारी थी जो अफ्रीका में फैली हुई थी। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? इसमें से राज्य सूची का विषय क्या है? मुद्रा है, या फिर विदेशी कार्य है, या बैंकिंग है, या व्यापार है? तो बच्चों मुद्रा यानी जैसे आप लोगों ने देखा होगा 2019 में नोटबंदी की गई थी। तो नोटबंदी किसने किया था? तो केंद्र सरकार ने, यानी केंद्र सूची का विषय है। विदेशी कार्य मतलब कोई भी विदेशों से समझौता होता है तो वो भी केंद्र सरकार ही करती है। अगर बैंकिंग की बात करें तो उस पर नियंत्रण भी केंद्र का ही होता है, यानी वो सभी संघ सूची के हैं। लेकिन व्यापार आपका राज्य सूची का विषय है। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। सबके अपने सभी मित्रों के पास में इस क्लास को पहुंचा दीजिए। पूछा गया है कि संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? भारत में नहीं है तो भैया भारत राज्यों का संघ है, यहाँ तो है ही। श्रीलंका में नहीं है, या फिर बेल्जियम में नहीं है, या संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है?
तो बच्चों संघात्मक शासन की बात करें तो ये श्रीलंका में नहीं है। संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? तो श्रीलंका में नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? लोकतंत्र से किसका संबंध नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन का, या फिर उत्तरदायी शासन का, या फिर कानून के समक्ष समानता का, या फिर बहुसंख्यकों का शासन। तो बच्चों स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन ये है लोकतंत्र में, उत्तरदायी शासन भी है, और कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे ये भी है, लेकिन बहुसंख्यकों का शासन ये लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? संघात्मक शासन की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? शक्तियों का वितरण नहीं है, या फिर शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं है, या सर्वोच्च न्यायपालिका नहीं है, या कठोर संविधान नहीं है। तो शक्तियों का वितरण संघात्मक शासन में होता है, सर्वोच्च न्यायपालिका भी होती है जैसे सुप्रीम कोर्ट, और कठोर संविधान का भी होना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन शक्तियों का केंद्रीकरण अर्थात सारी शक्तियां एक जगह होंगी ये इसमें नहीं होता है। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, या फिर लेटेराइट मिट्टी, या काली मिट्टी, या फिर जलोढ़ मृदा। कौन सी है बच्चों? तो अगर कपास की खेती के लिए देखें तो कौन सी मिट्टी सबसे बेहतर मानी जाती है? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी है। अब अगला है कर्तन एवं दहन कृषि, यानी जिसको हम लोग झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? इसमें क्या होता है, वनों को काट करके साफ किया जाता है, वहाँ पर फूंक मतलब उनके जो अवशेष होते हैं उन्हें जला दिया जाता है और फिर से कृषि की जाती है। जब वहाँ उस मिट्टी की जब उर्वरता कम हो जाती है तो फिर दूसरे जगह पर यही प्रक्रिया किया जाता है और उसको बंजर भूमि के रूप में छोड़ दिया जाता है। तो क्या ऐसी व्यवस्था राजस्थान में है? तो भैया राजस्थान में अधिक वन ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो अपने यहाँ भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब मिजोरम या उत्तराखंड, तो उत्तराखंड तो पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन मिजोरम में बच्चों ये व्यवस्था है कर्तन एवं दहन कृषि, यानी जिसको झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? अभ्रक है, या मैग्नीज है, या लौह अयस्क है, या फिर तांबा है। तो बच्चों लौह अयस्क जो है ये आधारभूत खनिज है। कोई भी उपकरण आप देखिए उसमें लोहे का प्रयोग जरूर किया जाता है। अगला कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? परंपरागत स्रोत मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता आया है। क्या कोयला का है, या पवन ऊर्जा है, या सौर ऊर्जा है, या ज्वारीय ऊर्जा है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत को नवीकरणीय भी कहते हैं, अनवीकरणीय भी कहते हैं। तो ज्वारीय ऊर्जा बन सकता है, सौर ऊर्जा भी ये असीमित है, पवन ऊर्जा भी असीमित है, लेकिन जो कोयला है ये सीमित मात्रा में है, ये समाप्त हो सकता है। तो इसी को परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कागज है, या फिर लौह एवं इस्पात है, या एल्युमिनियम है, या फिर सीमेंट है? क्या है बच्चों? तो अगर हम बात करें तो इसमें जो एल्युमिनियम उद्योग है ये बॉक्साइट का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करता है। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? ऑप्शन दिया गया है कि विकसित देश कौन सा है? भारत है, या ब्राज़ील है, या फ्रांस है, या बांग्लादेश है? तो भारत, ब्राज़ील और बांग्लादेश ये सभी कैसे देश हैं? तो ये सभी विकासशील हैं लेकिन विकसित नहीं हैं। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस आपका एक विकसित देश है। फ्रांस कैसा देश है बच्चों? तो फ्रांस आपका विकसित देश है। अगला कह रहे हैं किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। तो देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है? स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, या फिर प्रति व्यक्ति आय, या फिर व्यक्तियों का साक्षरता दर, या फिर इनमें से सभी। तो क्या है बच्चों? इनमें से सभी है। इनमें से सभी आपका क्या है? विकास का मानक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य क्या है? नियमित कार्य है, या फिर उपज की उचित कीमत है, या बेहतर मजदूरी है, या इनमें से सभी है? तो देखिए अगर नियमित कार्य मिलेगा
तो जाहिर सी बात है उन्हें बेहतर मजदूरी भी मिलती रहेगी मंथली, और जब उनकी जो उपज होगी उसकी अच्छी कीमत होगी तो भी उनका विकास होगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये सभी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? प्रारंभिक क्षेत्रक है, या फिर द्वितीयक क्षेत्रक है, या तृतीयक क्षेत्रक है, या चतुर्थक है? तो बच्चों अर्थशास्त्र में केवल 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होता है, जिसमें कृषि एवं सहायक क्षेत्रक जो आते हैं ये प्रारंभिक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। आ वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? सुरक्षा उपभोक्ता अधिनियम कौन से वर्ष में पारित हुआ? 1976 में, या 1996 में, या 1986 में, या फिर 1966 में? तो कब हुआ बच्चों? 1986 में हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। आप लोग एक बार क्लास को ज़ोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं है चैनल तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ऑटो ऑन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटो ऑन बिस्मार्क का संबंध कौन से देश से है बच्चों? चलिए देख लेते हैं। तो क्या ऑटो ऑन बिस्मार्क का संबंध ब्रिटेन से है, या जर्मनी से है, या फिर फ्रांस से है, या इटली से है? तो ऑटो ऑन बिस्मार्क जो था ये जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी का था। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है, अगला प्रश्न है क्या है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन बोनापार्ट कब हारा था? 1814 में, या 1815 में, या 1816 में, या फिर 1817 में? तो बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी 1815 ईस्वी में। कहाँ से था ये? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का है। कहाँ का है? फ्रांस का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? मतलब संघ सूची का विषय पूछ रहे हैं। तो व्यापार कहाँ का है? व्यापार आपका समवर्ती सूची है। कृषि ये भी समवर्ती है। शिक्षा भी समवर्ती है, लेकिन सुरक्षा से संबंधित यानी देश की रक्षा किसके अंतर्गत है? तो ये संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ वो कहाँ पर स्थित था? अफ्रीका में, या फिर यूरोप में, या फिर अमेरिका में, या इनमें से कोई नहीं? तो ब्रेटन वुड्स कहाँ था बच्चों? तो ये था अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में था। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसका कथन है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, या महात्मा गांधी ने? तो किसने कहा था बच्चों? तो इसे कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। अगला प्रश्न जो कि लगभग सभी लोग जानते होंगे, बहुत आसान है, अभी SIR प्रक्रिया भी इसी से संबंधित चल रहा था, कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है? 21 वर्ष, या 18 वर्ष, या फिर 20 वर्ष, या 25 वर्ष? तो बच्चों मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। पहले ये 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के तहत इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है। चलिए ठीक है, लेकिन उसमें कारण पूछ रहा है, क्योंकि यह, तो किस लिए है? सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, या फिर व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, या फिर आ और बा दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो बच्चों ये सभी नागरिकों में समानता को भी बढ़ावा देती है, और साथ ही साथ क्या करती है? व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। इसलिए आ और बा दोनों आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्या 1885 में हुआ, या 1904 में हुआ, या 1857 में हुआ, या फिर 1855 में हुआ? तो बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। अगला प्रश्न है कि भारत में
अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब जिन शक्तियों का कहीं वर्णन नहीं किया गया है वो शक्तियाँ किसके पास में हैं, राज्य के पास में हैं या संघ के पास में हैं या फिर दोनों के पास में हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों जिन शक्तियों का विभाजन नहीं हुआ है वह सभी अवशिष्ट शक्तियाँ संघ के पास में हैं। किसके पास में हैं, तो संघ के पास में हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया या कब लागू किया गया, 15 अगस्त को या फिर 14 अगस्त को या 10 दिसंबर को या फिर 26 जनवरी को। तो बच्चों 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान नया देश बना था, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, लेकिन 26 जनवरी को क्या होता है, अपना गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और इसी दिन हम लोगों का भारतीय संविधान लागू किया गया था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। लाल मिट्टी पूछा गया है, क्या ये गुजरात में है या उड़ीसा में है या फिर पंजाब में है या उत्तर प्रदेश में है। तो बच्चों लाल मिट्टी भारत के उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है। गैर परंपरागत संसाधन कौन सा है बच्चों, कोयला है या फिर प्राकृतिक गैस है या पवन ऊर्जा है या फिर खनिज तेल है। गैर परंपरागत मतलब नवीकरणीय और परंपरागत मतलब अनवीकरणीय। तो इसमें पवन ऊर्जा जो है ये क्या है, ये आपका गैर परंपरागत है यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है। बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक उड़ीसा है या फिर पंजाब है या तमिलनाडु है या बिहार है। तो बच्चों इसमें कौन सा है, तो इसमें आपका उड़ीसा है। बॉक्साइट उत्पादक प्रमुख राज्य में कौन सा है, तो उड़ीसा है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है, चूना पत्थर या फिर सल्फर या मैग्नीज या फिर कोयला, कौन सा है इसमें से। तो अगर हम बात करें धात्विक खनिज की तो इसमें धात्विक खनिज आप लोगों का देखिए चूना पत्थर भी नहीं है, सल्फर भी नहीं है, मैग्नीज ही हो सकता है क्योंकि इससे आपका आता है। बाकी चूना पत्थर और सल्फर और कोयला ये नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। कौन सा जैव संसाधन है, लोहा है या मत्स्य उद्योग है या तांबा है या चट्टानें हैं। तो बच्चों यहाँ पर पूछा गया है जैव संसाधन मतलब जीवित संसाधन, और ये क्या है आपका मत्स्य उद्योग आपका जो है ये जैव संसाधन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आप सबसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है। कौन से राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है, क्या ये मिजोरम है या मणिपुर है या केरल है या पंजाब है। तो जितने यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग क्या है, पंजाब में सबसे अधिक भूभाग पर खेती होती है। कहाँ पर, तो पंजाब में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया था, कि मतलब कितने भूभाग पर वन होना चाहिए, 33% या फिर 43% या 23% या 31%। तो कितने प्रतिशत पर था बच्चों, तो ये आपका था 33% पर, यानी 33%। कितना परसेंट था, तो 33% था। अगला प्रश्न है कि मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है। कौन सा देश है भारत से बेहतर स्थिति में, पाकिस्तान है या फिर नेपाल है या श्रीलंका है या फिर बांग्लादेश है। कौन सा देश है बच्चों, तो अगर हम बात करें कि भारत से बेहतर स्थिति में मानव विकास के हिसाब से तो श्रीलंका है। कौन सा देश है, श्रीलंका है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी विधि आती है, वो खनन आता है या बर्तन बनाना या फिर भवन निर्माण या सिलाई। तो बच्चों इसमें क्या है, खनन है। बाकी जितने भी निर्माण वाले हैं वह सभी द्वितीय क्षेत्र में चले जाते हैं। अगला प्रश्न है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना, 1990 में या 1995 या 1896 या फिर 1999।
उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो बना था, ये कब बना था बच्चों? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो था ये 1986 में था, 1986 में। अब उसके बाद में कह रहे हैं कि कब बना, तो भैया ये जो बना था ये तो उसी समय बन गया था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ था 1995 में। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 1995। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिए। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1882 में या 1885 में या 1887 में या फिर 1880 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? 1928 से या 1929 से या फिर 1930 से या 1932 से? आर्थिक महामंदी का शुरुआत अगर देखें तो ये 1929 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1929 में। फिर आपसे अगला प्रश्न कह रहा है कि यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है? बिस्मार्क ने कहा था या कावूर ने कहा था या फिर मैजनी अर्थात मेथ्सनी ने कहा था या मैटरनिक ने कहा था? तो ये कथन कहा था बच्चों मैटरनिक ने। किसने कहा था? मैटरनिक ने कहा था। अगला प्रश्न आपका है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका क्या ज्यूसेपे गैरिबाल्डी की थी या फिर नेपोलियन बोनापार्ट का था या ऑटो वान बिस्मार्क का था या फिर विलियम प्रथम का था? तो बच्चों जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वान बिस्मार्क की मुख्य भूमिका थी। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? राष्ट्रपिता की उपाधि भारत में किसे है? जवाहरलाल नेहरू को या फिर महात्मा गांधी को या बाल गंगाधर तिलक को या सरदार पटेल को? तो किसे बच्चों? महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता। सरदार पटेल को क्या कहा जाता है? तो उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? सामुदायिक सरकार में किसके बीच में सत्ता की साझेदारी की गई है? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य है या फिर शासन के विभिन्न अंगों के मध्य है या फिर केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य में है या फिर राज्य सरकार एवं सामुदायिक सरकार के मध्य में है? तो बच्चों अगर हम सत्ता की साझेदारी देखें तो विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य में बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? संघ सूची के विषय में क्या व्यापार है या कृषि है या शिक्षा है या फिर रक्षा है? तो कौन सा है बच्चों? तो रक्षा क्या है? संघ सूची का विषय। संघ सूची का विषय क्या है? रक्षा है। अगला कह रहे हैं कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? 26 हैं या 27 हैं या फिर 28 हैं या 29 हैं? तो भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका या फिर स्त्री एवं पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता या फिर बालक एवं बालिकाओं की संख्या में असमानता या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो क्या होता है बच्चों? समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका ही क्या कहलाती है? लैंगिक भेदभाव कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी या फिर कश्मीरी या फिर हिंदी या फिर उर्दू? तो इस ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? परंपरागत संसाधन में क्या पवन ऊर्जा है या फिर सौर ऊर्जा है या प्राकृतिक गैस है या ज्वारीय ऊर्जा है? मतलब जिसको नवीकरण नहीं किया जा सकता। तो इसमें से प्राकृतिक गैस को नवीकरण नहीं किया जा सकता है, बाकी सबको नवीकरण किया जा सकता है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में, या हिमाचल प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र में, या उत्तर प्रदेश में? लेटेराइट मिट्टी की बात हो रही है। और लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है बच्चों? तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न आप लोगों से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? देखिए यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से, क्या मध्य प्रदेश है, या फिर उत्तर प्रदेश है, या तमिलनाडु है, या फिर बिहार है? तो बच्चों अगर हम इसमें ऑप्शन में देखें तो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? अधात्विक खनिज की बात हो रही है, तो अधात्विक खनिज आपका कौन सा है? क्या मैग्नीज है, या अभ्रक है, या फिर बॉक्साइट है, या फिर जस्ता है? तो बच्चों इसमें से अगर हम लोग देखें तो कौन सा है? इसमें से आपका अभ्रक जो है ये अधात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? तो ये आपका अधात्विक खनिज है। इसके बाद में अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है? अजैव मतलब जिसमें जीवन नहीं है, निर्जीव कह सकते हैं। तो कौन सा संसाधन है? पशुधन है, या प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, या चट्टानें हैं, या मत्स्य हैं? तो पशुधन, प्राकृतिक वनस्पति और मत्स्य, इस सब में क्या होता है? होते हैं जीव, लेकिन चट्टान में नहीं होता है। तो आपका सा वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? कहाँ पर है? बिहार में, या पश्चिम बंगाल में, या केरल में, या फिर मध्य प्रदेश में? तो बच्चों अधिकतम साक्षरता दर कहाँ पर है? अधिकतम साक्षरता दर है केरल में। कहाँ पर? केरल में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से कौन सा व्यक्ति संबंधित है बच्चों? तो अगर हम देखें मछुआरा है, या शिक्षक है, या डाकिया है, या व्यापारी है? तो इसमें जो मछुआरा है ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न आप लोगों से कहा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में, या फिर 2010 में, या 1999 में, या फिर 2001 में? कब हुआ था बच्चों? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो हुआ था ये सन 2005 में लागू किया गया है। अगला प्रश्न चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए बच्चों? पुलिस स्टेशन, या फिर सिविल न्यायालय, या उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र पर, या फिर जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट के पास में जाना चाहिए? किसके पास? तो इसको उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र पर जाना चाहिए। कहाँ पर? उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा व्यक्ति आता है? कृषि मजदूर, या फिर बैंक मैनेजर, या राजपत्रित अधिकारी, या सैनिक? असंगठित मतलब जिनका कोई संगठन नहीं है, तो ये कृषि मजदूरों का कोई भी संगठन नहीं होता है, और ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न अब चलते हैं जो आपसे पूछ रहा है। एक बार क्लास को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई बच्चों? 1779 में, या 1789 में, या 1780 में, या 1799 में? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। कब हुआ था? 1789 में। अगला प्रश्न है नेपोलियन संबंधित था। नेपोलियन कहाँ से संबंधित था? फ्रांस से, या फिर इटली, जर्मनी से, या इटली से, या इनमें से कोई नहीं? तो नेपोलियन का संबंध था फ्रांस से। कहाँ से था? फ्रांस से था। अगला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? बहुत सारे बच्चे 1919 याद किए रहते हैं, लेकिन यहाँ देखिए सारे डेट पर 1919 है। 8 अप्रैल 1919, या 10 अप्रैल 1919, या फिर 13 अप्रैल 1919, या 25 अप्रैल 1919? तो बच्चों कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न आपका है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं?
वंदे मातरम गीत के लेखक क्या बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, या रविंद्रनाथ टैगोर हैं, या फिर शरत चंद्र चटर्जी हैं, या अवनींद्रनाथ टैगोर हैं? तो अगर हम वंदे मातरम की बात करें तो वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और जनगण मन के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना कब हुई थी? 1940 में, या 1942 में, या 1945 में, या फिर 1944 में? बच्चों पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। कब हुआ था? 1944 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं? कुल कितने हैं? 6 हैं, या 7 है, या फिर 8 है, या फिर 9 है? तो वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं और 8 ही आपका सही भी होगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहे हैं कि संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियों का विभाजन संघीय शासन प्रणाली में कैसे होता है? केंद्र एवं राज्य इकाइयों के मध्य, या फिर एक राज्य एवं अन्य राज्यों के मध्य, या विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य, या फिर विधायिका एवं न्यायपालिका के मध्य? तो बच्चों केंद्र एवं राज्यों यानी इकाइयों के मध्य में संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वियना की संधि कब हुई थी? 1814 में, या फिर 1815 में, या 1816 में, या फिर 1817 में? वियना की संधि पूछ रहे हैं और वियना की संधि कब हुई थी आपकी? तो ये हुआ था 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, या 1990 में, या 1992, या सन 2004? तो पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र की सम्मुख चुनौती है? यानी भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख कौन सी चुनौती है बच्चों? क्षेत्रीय असंतुलन है, या फिर सामाजिक तनाव व हिंसा है, या फिर दल बदल है, या उपर्युक्त सभी हैं? तो देखिए क्षेत्रीय असंतुलन भी है और सामाजिक तनाव व हिंसा का भी अक्सर आए दिन होता रहता है, दल बदल की भी समस्या है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय योग्य है, या फिर प्रवाह है, या जैव है, या अनवीकरणीय है? तो बच्चों लौह अयस्क का खनिज है और इसका संसाधन यानी खनिज खदानें इसकी सीमित हैं, इसलिए ये अनवीकरणीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, या राजस्थान में, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर झारखंड में? तो कहाँ पर है बच्चों? तो ये आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न, सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए, बस थोड़े से प्रश्न बहुविकल्पीय में और हैं, उसके बाद आपको लिखित वाले प्रश्न आप प्रोवाइड कराएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, या फिर मोटे अनाज, या ज्वार, या फिर चावल? कौन सा है बच्चों? तो फलीदार फसल की बात करें तो इसमें जो दालें हैं ये आपकी फलीदार फसलें हैं। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज होता है बच्चों? खनिज तेल होता है, या यूरेनियम होता है, या फिर थोरियम होता है, या फिर कोयला होता है? तो कौन सा होता है? तो इसमें आपका थोरियम होता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहेंगे? आंतरिक व्यापार कहेंगे, या बाहरी व्यापार कहेंगे, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे, या फिर स्थानीय व्यापार कहेंगे? तो दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला प्रश्न है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय पर, या फिर लोगों मतलब औसत साक्षरता दर पर, या लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, या फिर उपर्युक्त सभी? तो बच्चों सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मतलब क्या कि वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय भी बेहतर होना चाहिए, साक्षरता दर भी बेहतर होनी चाहिए और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी ठीक ठाक होनी चाहिए।
अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। कौन से देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश की, या श्रीलंका की, या फिर नेपाल की, या पाकिस्तान की? तो बच्चों अगर हम देखें तो इसमें से जो श्रीलंका है इसकी स्थिति भारत से बेहतर है। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन के आधार हैं। क्या है? रोजगार की शर्तें, या आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, या फिर उद्यमों का स्वामित्व, या उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो निजी क्षेत्र की अगर बात करें तो निजी क्षेत्र में क्या है? उद्यमों का स्वामित्व है। अगला प्रश्न है स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। जो बचत होता है या कर्जा किसको देना है, ये संबंधित अधिकतर निर्णय कहाँ से होते हैं? बैंक द्वारा होते हैं, या सदस्यों द्वारा होते हैं, या गैर सरकारी संस्था द्वारा होते हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं होता है। तो अगर हम बात किया जाए बच्चों तो यहाँ पर सदस्यों के द्वारा इसका उचित निर्णय लिया जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक है, या द्वितीयक है, या फिर तृतीयक है, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी है? तो अगर प्राकृतिक उत्पादन की बात आती है तो वो प्राथमिक क्षेत्रक में हो जाएगा। कौन से क्षेत्रक में? प्राथमिक क्षेत्रक में। एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिए और चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें भी उपखंड आ है जिसमें आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए थे। तो शासन व्यवस्था को और अधिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने कौन कौन सा बदलाव किया था बच्चों? नेपोलियन ने अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिसमें क्या है? सेंट्रलाइज्ड प्रशासन है, प्रीफेक्ट्स और सब प्रीफेक्ट्स की नियुक्ति करके स्थानीय प्रशासन को केंद्र के नियंत्रण में लाया जाए। और क्या किया? कोड नेपोलियन इसने बनाया, यानी 1804 में सिविल कानून का एकीकृत संहिता लागू की, जिससे कानून की समानता और संपत्ति के अधिकार सुनिश्चित हो गए। और क्या किया? मेरिटोकेसी। मेरिटोकेसी क्या है? यानी योग्यता पर आधारित नियुक्तियां की। पदों की नियुक्ति जन्म या धन के बजाय योग्यता और क्षमता के आधार पर किया जाने लगा। कर व्यवस्था में सुधार किया, करों को सरल और समान बनाया, जिससे राजस्व संग्रह बढ़ा। आदर्श प्रशासनिक इकाइयाँ, इसमें क्या हुआ? प्रदेशों को डिपार्टमेंट्स में बांटा, जिनका प्रशासन प्रीफेक्ट्स संभालते थे। इन सुधारों से क्या हुआ? इन सुधारों से नेपोलियन की शासन व्यवस्था अधिक कुशल, एकीकृत और आधुनिक बन गई। सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और फैला दीजिए एकदम से ज़बरदस्त तरीके से। अगला कह रहा है कि अथवा। अथवा में क्या है बच्चों? कि चौरी चौरा कांड क्या था। तो चलिए देखते हैं चौरी चौरा कांड। इसका दिनांक 4 फरवरी 1922, ये भी ध्यान रखना है। स्थान कहाँ था? चौरी चौरा गोरखपुर जिला का है, उत्तर प्रदेश में। अब इसमें क्या था ये हम लोग देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान एक बाजार में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हो गई, अर्थात झगड़ा हो गया। गुस्साई भीड़ ने क्या किया कि पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और 22 पुलिसकर्मियों को आग में जला करके मार डाला। प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव ये हुआ कि महात्मा गांधी ने घटना की निंदा की और अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन मानते हुए पूरे असहयोग आंदोलन को तत्काल इन्होंने वापस ले लिया। कांग्रेस के कई नेताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन गांधी जी के निर्णय ने आंदोलन को रोक दिया। भाई कांग्रेस के कई नेताओं ने क्या किया कि कहा कि नहीं, आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन गांधी जी ने कहा कि भैया हमने तो असहयोग जो शुरू किया था ये अहिंसात्मक रूप से शुरू किया था, इसमें हमने हिंसा की बात नहीं की थी। परिणाम ये हुआ कि घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने कड़ी कार्रवाई की, कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया और कुछ को फांसी दी गई। ये घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जाती है।
जिसने क्या किया, जिसने आंदोलन की रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रीलंका में तमिलों की क्या मांगें थी, अपनी मांगों के लिए उन्होंने कैसे संघर्ष किया, इसे आपको स्पष्ट करना है। तो श्रीलंका में तमिलों की जो प्रमुख मांगें थी वो ये थी कि तत्काल उत्तर और पूर्वी प्रांतों को मिलाकर एक तमिल स्वायत्त क्षेत्र बना दिया जाए। और क्या था, तमिल भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए, तमिल समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिले। और तमिलों ने क्या क्या किया, तो तमिलों ने अपनी मांगों के लिए अहिंसक और सशस्त्र संघर्ष दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया, मतलब अहिंसक भी किया और सशस्त्र संघर्ष भी किया। तो अहिंसक संघर्ष में कैसे हुआ, 1950 और 60 के दशक में तमिल नेताओं ने शांतिपूर्ण विरोध, हड़ताल और राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल किया। और सशस्त्र संघर्ष में क्या किया कि 1970 के दशक के अंत में विशेषकर लेल्टन जैसे संगठनों के नेतृत्व में सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ। और फिर अभी इतने पर ही नहीं माने, अब क्या हुआ, गृह युद्ध भी हो गया। 1983 में बड़े पैमाने पर हिंसा के बाद एक लंबा और खूनी गृह युद्ध चला, जो 2009 में LTTE के हार के साथ समाप्त हुआ। अब इसके बाद में अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर देना। भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो भैया भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक और समाज पर प्रभाव, तो राजनीति पर क्या प्रभाव है, वोट बैंक की राजनीति है। पार्टियां जातीय समीकरणों के आधार पर उम्मीदवार चुनती हैं और वोट बटोरती हैं। जातीय समीकरण आप लोग देखते भी होंगे, बहुत ज़बरदस्त है अपने भारत देश में। अगर मान लीजिए कोई क्षेत्र, कोई संसदीय या विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य है तो वहाँ पर ब्राह्मण नेताओं को उतारा जाता है। अगर कोई क्षेत्र किसी यादव बाहुल्य है तो वहाँ पर यादव नेताओं को उतारते हैं। अब और क्या होता है, आरक्षण भी बहुत है भैया, जैसे SC ST OBC के कारण सीटें और पद आरक्षित होने से जातिगत पहचान राजनीति में महत्वपूर्ण हो जाती है। और क्या करते हैं, जातिगत दबाव समूह भी है। दबंग जातियां जैसे जाट हैं, मराठा हैं, पटेल हैं ने आंदोलन किए, आरक्षण भूमि अधिकार, जिससे सरकारों को झुकना भी पड़ा। और क्या हुआ, कानूनी और संवैधानिक पहलू में संविधान ने अस्पृश्यता उन्मूलन, आरक्षण और समानता के प्रावधान जाति को राजनीतिक का केंद्र बनाते हैं। अब जाति आधारित जनगणना की मांग भी उठती रहती है। समाज पर इसका क्या प्रभाव है, देखिए जाहिर सी बात है कि समाज पर तो प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होगा जातिगत का, लेकिन देख लेते हैं सामाजिक विभाजन और एकता। एक तरफ जातिगत भेदभाव और हिंसा जारी है, तो दूसरी तरफ शिक्षा, नौकरी और आरक्षण से सामाजिक उन्नति और मध्य वर्ग में जातिगत दूरी कम भी हुई है। आंतरिक विवाह और सांस्कृतिक प्रथाएं कैसी हैं, शहरों में जाति की भूमिका कम हो रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जाति आधारित पंचायतें और विवाह अभी भी प्रचलित हैं। आर्थिक असमानता, पिछड़ी जातियों में गरीबी और शिक्षा की कमी अधिक है, जबकि उच्च जातियों में संपन्नता ज़्यादा है। हालांकि उद्यमिता और नौकरी में आरक्षण से कुछ वर्गों में सुधार आया है। भाई आरक्षण दे दे करके सरकार ने क्या किया, काफ़ी सुधार किया है। तो अब चलते हैं हम लोग अगले पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्यतः संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए अभी बहुविकल्पीय में एक प्रश्न आया था कि संसाधन को कितने प्रकार से, कितने आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, वही यहाँ पर आपको लिखित प्रश्न में आ गया है। तो चलिए देख लेते हैं भैया। सामान्यतः संसाधनों को 3 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें क्या है, प्राकृतिक संसाधन है यानी अक्षय यानी रिन्यूएबल, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल है, वन है। अनक्षय में क्या है,
अनक्षय में जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है, खनिज है, ये सभी अनक्षय हैं, अर्थात ये नॉन रिन्यूएबल हैं। ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल हैं। अब मानव निर्मित संसाधन में देखते हैं बच्चों, मैन मेड रिसोर्सेज में जैसे मशीनरी है, कारखाने हैं, सड़कें हैं, पुल है, विद्युत संयंत्र तकनीकी है, ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये सभी मानव निर्मित हैं। अब मानव संसाधन की बात करें तो लोगों की कौशल, ज्ञान, श्रम और क्षमता जो उत्पादन और विकास में योगदान करते हैं। अब देखते हैं, अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसे कर लेना कि जीव जंतुओं और प्राकृतिक वनस्पतियों में गहन संबंध है। इस कथन पर प्रकाश डालिए। चलो देख लेते हैं भैया। तो जीव जंतु और वनस्पति एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, सही भी है, और यह संबंध पारिस्थितिक संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीव जंतु और वनस्पति परस्पर सहजीवी हैं, एक दूसरे के बिना जीवन चक्र अधूरा रहता है। वनस्पति ऊर्जा, क्या कहे कि वनस्पति ऊर्जा और ऑक्सीजन का स्रोत हैं, जबकि जीव जंतु परागण, बीज प्रसार, मृदा उर्वरता और पारिस्थितिक संतुलन में मदद करते हैं। इस संतुलन का टूटना, जैसे कि वनों का कटाव है, पूरे परितंत्र को नुकसान पहुंचाता है। जब भी ये संतुलन प्राकृतिक मतलब जीव जंतु और वनस्पतियों के बीच में संतुलन बिगड़ता है तो ये पूरे जगत पर, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर नुकसान पहुंचाता है और उनको क्या करता है? क्षतिग्रस्त करता है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि धारणीय विकास क्या है? अपने आसपास के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए धारणीय विकास की 4 रणनीतियां सुझाइए। तो कह रहे वह विकास जो आज की ज़रूरतों को पूरा करे लेकिन आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता ना करे। भैया मान लीजिए हमें वर्तमान में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम अपनी ज़रूरत तो पूरा कर लें, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उसके ज़रूरत पर कोई भी मतलब उसके साथ कोई समझौता ना हो। इसमें आर्थिक उन्नति, सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण का संतुलन होता है। चलो 4 विकास अपने आसपास के ये भी तो बताना है। तो अपने आसपास के क्षेत्र के लिए 4 धारणीय विकास की रणनीतियाँ क्या है? जैसे सोलर या रिन्यूएबल ऊर्जा का प्रचार किया जाए, घरों और स्कूलों पर सोलर पैनल लगवाए जाएं, छोटे सोलर लंबे समय तक चलने वाले यानी लंबे समय तक चलने वाले लाइट्स पार्कों और रास्तों पर लगाना चाहिए। और क्या है बच्चों? जल संरक्षण है। तो जल संरक्षण और रिचार्ज सिस्टम, घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जाए, तालाबों, कुंडों की सफाई और पुनर्जीवन यानी रेस्टोरेशन किया जाए। जिससे बहुत सारे तालाब समाप्त होते जा रहे हैं तो उन सबको साफ सफाई किया जाए और उन्हें फिर से चलने दिया जाए। कचरा प्रबंधन और रिसाइकलिंग किया जाए, जैसे गीला और सूखा कचरा अलग अलग कर लिया जाए। स्थानीय स्तर पर कंपोस्टिंग यानी किचन वेस्ट से खाद और प्लास्टिक रिसाइकलिंग सेंटर बनाया जाए। हरित आवरण बढ़ाना यानी ग्रीन कवर, सड़क के किनारे और खाली जगहों पर वृक्षारोपण यानी फलदार और छायादार पेड़ लगाए जाएं। फलदार रहेंगे तो लोग उससे फल के लालच में उसको कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। शहरी बागवानी, घरों की छतों पर सब्जी, बालकनी गार्डन ये सभी बनाए जाएं। अथवा कह रहे हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसको हम लोग नरेगा के नाम से जानते हैं, कि उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। इसका उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा 2005, अब इसका नाम हो गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कहा जाता है, यमजी नरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके उनकी आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। साथ ही ऐसे कार्यों के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी
ढांचे का विकास करना है जो टिकाऊ संपत्ति का निर्माण करे। यह गरीबों के जीवन से जुड़ा एक प्रमुख कार्यक्रम है जो व्यापक विकास को बढ़ावा देता है और दुनिया को अपनी तरह की पहली रोजगार गारंटी योजना भी है। ये दुनिया की इस तरीके की पहली रोजगार गारंटी योजना है जो 100 दिनों की गारंटी देती है कि कम से कम 100 दिन की गारंटी है आपकी रोजगार की। अब यहाँ से शुरू होता है उपखंड बा। उपखंड बा कह रहा है इसमें प्रश्न कि फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसका मुख्य कारण क्या था। एक बार सभी लोग बच्चों क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए जोरदार तरीके से, ऐसा शेयर कर दो कि एकदम से मज़ा आ जाए। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं भैया। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 में शुरू हुई थी और इसका मुख्य कारण सामाजिक असमानता, आर्थिक संकट और राजशाही का अत्याचार था। जनता खासकर तीसरे वर्ग के लोग करों के भारी बोझ और कुलीन वर्ग के विशेष अधिकारों से तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, तो इसलिए उन्होंने फ्रांस में क्रांति कर दी। कारण देखिए, सामाजिक असमानता, यानी फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन वर्ग था? पादरी थे, कुलीन वर्ग और आम जनता। पहले 2 वर्गों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे जबकि आम जनता पर करों का भारी बोझ था। और इसके साथ साथ क्या था? इसके साथ साथ आर्थिक संकट था। भारी युद्धों और शाही खर्चे के कारण फ्रांस गंभीर आर्थिक संकट में था। सरकार पर बहुत अधिक कर्ज था। खराब फसल और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से भी लोग परेशान थे। राजशाही का अत्याचार, तो राजा लुई 16वें की निरंकुश और अत्याचारी शासन व्यवस्था के खिलाफ लोगों में असंतोष था। विचारधारा का प्रभाव, विचारधारा का प्रभाव क्या था? प्रबुद्ध विचारकों जैसे कि रूसो और डेस्कार्टेस के विचारों ने लोगों में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना जगाई और मौजूदा व्यवस्था को चुनौती देने के लिए प्रेरित कर दिया। अब चलते हैं, मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा वाले पर। अथवा क्या कह रहा है? अथवा कह रहा है कि आर्थिक महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो चलो देख लेते हैं भैया कि इसका क्या प्रभाव था। तो महामंदी के मुख्य कारण क्या हैं? मुख्य कारण अमेरिकी शेयर बाजार का गिरना, अत्यधिक उत्पादन और मांग में कमी, कमजोर बैंकिंग प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट थी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा जिसमें कृषि और उद्योगों का पतन हुआ, निर्यात में भारी कमी आई और किसानों की आर्थिक बदहाली भी शामिल है। महामंदी के कारण, तो महामंदी के कारण में देख लो, शेयर बाजार का गिरना। 1929 में वॉल स्ट्रीट पर शेयर की कीमतों में भारी गिरावट आई जिसे काला मंगलवार के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? तो काला मंगलवार। ये भी ध्यान रखना कि काला मंगलवार क्या था, जिसे पूछा जा सकता है कि काला मंगलवार क्या था। तो 1929 में वॉल स्ट्रीट पर जो शेयर की कीमतों में भारी गिरावट आई थी वही क्या था बच्चों? वही काला मंगलवार था। तो आप लोगों को इसे अच्छे से याद रखना है। फिर क्या हुआ? अत्यधिक उत्पादन हो गया, जिससे उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन बहुत अधिक था लेकिन उपभोक्ता की मांग कम थी जिससे माल बिक नहीं सका, तो ये भी दिक्कत हुआ। और क्या? बैंकिंग प्रणाली की कमजोरी थी, अर्थात बैंकों का पतन हुआ और लोगों की बचत खत्म हो गई जिससे लोगों का बैंकों पर से भरोसा उठ गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी गिरावट आई। देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी गिरावट आई। और क्या हुआ? और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ा। कृषि क्षेत्र पर प्रभाव, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव है उसको हम लोग देखते हैं। तो कृषि क्षेत्र पर प्रभाव है।
कृषि उत्पादनों की कीमतें बहुत गिर गई, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिला। किसानों को कर्ज चुकाने में मुश्किल हुई और उन्हें अपनी जमीन और संपत्ति भी बेचनी पड़ी। सोचिए कि इतनी भारी गिरावट आई कि किसानों का हालत खराब हो गया, बेचारे किसी प्रकार से कर्जा चुकाने के लिए अपनी संपत्तियों को बेचने पर मजबूर हो गए। औद्योगिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव रहा भैया? कच्चे माल और तैयार माल की मांग में कमी आई, जिससे उद्योगों में उत्पादन घटा और कई कारखाने बंद हो गए। राष्ट्रवादी आंदोलन के दबाव में सरकार ने उद्योगों की सुरक्षा के लिए आयात शुल्क बढ़ा दिया, जिससे कुछ उद्योगों में निवेश भी बढ़ा। व्यापार पर प्रभाव, तो 1928 से 1934 के बीच भारत के आयात और निर्यात में लगभग आधा हो गया था। निर्यात से होने वाले आय में कमी आई और विदेशी मुद्रा की कमी हो गई। सरकारी नीतियों पर का भी प्रभाव रहा। कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद सरकार ने किसानों को लगान में कोई छूट नहीं दिया। महामंदी के विरोध और राष्ट्रवादी दबाव के कारण भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? सरकार के दो या अधिक स्तर, जैसे भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय, जिसमें पंचायत और नगर पालिका सरकारें हैं, जो शासन के विभिन्न स्तरों को दर्शाती हैं। शक्तियों का विभाजन भी है। संविधान केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा करता है, जिसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च है और सरकार के सभी स्तरों को इसके दायरे में रहकर काम करना होता है। संविधान के मूल प्रावधानों में संशोधन के लिए दोनों स्तरों की सहमति आवश्यक होती है। लिखित और कठोर संविधान, भारत का संविधान लिखित है और इसमें संशोधन की प्रक्रिया कठोर है, जो संघीय प्रणाली की एक पहचान है। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका में क्या है बच्चों? एक स्वतंत्र न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट है, जो संविधान की व्याख्या करती है और केंद्र राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करती है, जिससे शक्तियों का संतुलन बना रहता है। द्विसदनीय विधायिका भी है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है, जिसमें राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जो संघीय व्यवस्था को मजबूत करता है। और क्या करती है? और है वित्तीय स्वायत्तता। प्रत्येक स्तर के लिए राजस्व के स्रोत संविधान में स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं, जिससे वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित होती है, जैसे वित्त आयोग की भूमिका। अथवा कह रहे हैं कि भारत में महिलाओं की निम्न तथा दयनीय स्थिति के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? विवेचना कीजिए। कौन कौन से कारक इसके लिए उत्तरदायी हैं बच्चों? आप लोगों को बताना है। तो भारत में महिलाओं की दयनीय स्थिति के लिए पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, रूढ़िवादी सोच, अशिक्षा, आर्थिक असमानता, हिंसा और कानूनी या प्रशासनिक कमियां जैसे कई कारक जिम्मेदार हैं। जिसमें क्या है, उत्तरदायी कारक जो हैं वो कौन कौन से? पितृसत्तात्मक और रूढ़िवादी सामाजिक सोच। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को पुरुषों से कमतर आंका जाता है और उन्हें घर की चारदीवारी तक सीमित रखने की सोच हावी है। अशिक्षा और जागरूकता की कमी, महिलाओं को
शिक्षा और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ना होना उनकी दयनीय स्थिति का एक बड़ा कारण है। और क्या है, आर्थिक असमानता और निर्भरता भी है। महिलाओं को कम वेतन वाली, कमतर समझी जाने वाली नौकरियों में रखा जाता है और वित्तीय स्वतंत्रता नहीं मिलती है। और क्या है, हिंसा और सुरक्षा का अभाव भी है। भैया घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज के लिए हत्याएं और बलात्कार जैसी घटनाओं की उच्च दर महिलाओं की असुरक्षा को दर्शाती है। सामाजिक कुप्रथाएं और भेदभाव भी हैं, जैसे कि बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं महिलाओं की स्थिति को खराब करती हैं। कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां भी हैं। कौन कौन सी? कानूनों के उचित क्रियान्वयन का अभाव और धीमी न्याय प्रक्रिया महिलाओं को न्याय से वंचित रखती है। पता लगता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और 10-20 साल तक वो फ्री घूम रहा है, बेल हो गई, जमानत हो गया, उस पर आया, 4 से 10 साल वैसे घूम रहा है, तब कहीं जा कर के उसको सज़ा होती है। और इतनी धीमी न्याय प्रक्रिया के कारण समस्या ये हो जाती है कि महिलाओं, मान लीजिए किसी महिला को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, वो न्यायालय में गई है तो उसके परिवार वालों ने उसे छोड़ दिया है, तो पता लगता है जब तक उसका आदेश आता है कि नहीं परिवार में इसको इतना हिस्सा मिले, ये हो, तब तक उसका जीवन बुढ़ापे के कगार पर आ जाता है। वो उसकी युवा अवस्था, जवानी अवस्था वैसे ही बेकार चली जाती है। श्रम का लैंगिक विभाजन, महिलाओं के काम जैसे कि घर के काम को कम आंकना और केवल पुरुषों के काम को महत्व देना भी आर्थिक असमानता को बढ़ाता है। इन कारकों के कारण महिलाएं अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पीछे रह जाती हैं, जिससे उनकी स्थिति दयनीय बनी रहती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ज़बरदस्त तरीके से। अगला प्रश्न कह रहा है कि मृदा अपरदन क्या है? भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो पवन तथा जल जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की ऊपरी परत के तेजी से बहाव को मृदा अपरदन कहते हैं। सामान्यतः मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं साथ साथ चलती हैं तथा दोनों में संतुलन होता है। प्राकृतिक तथा मानवीय कारकों द्वारा यह संतुलन कभी कभी बिगड़ भी जाता है। मृदा अपरदन के प्रकार में देखें तो जल अपरदन है, जिसमें जल मृदा अपरदन का शक्तिशाली एजेंट है। जल के कारण होने वाले अपरदन के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे चादर अपरदन, सीट इरोजन जिसको बोलते हैं। जब मृदा की ऊपरी परत विस्तृत क्षेत्र में बहते जल द्वारा बह जाती है तो उसे चादर अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? चादर अपरदन। छोटी नदी अपरदन क्या है? यह चादर अपरदन का दूसरा चरण होता है। यदि अपरदन बिना रुके काफ़ी समय के लिए होता रहे तो छोटी उंगली के आकार की नालियाँ विकसित हो जाती हैं जो कुछ सेंटीमीटर गहरी होती हैं। समय के साथ साथ इन नदियों की संख्या बढ़ती जाती है तथा ये गहरी और चौड़ी हो जाती हैं और पेड़ की शाखाओं तथा तने के समान लगने लगती हैं। इसे छोटी नदी अपरदन कहते हैं। और क्या है? अवनालिका अपरदन भी है। अवनालिका अपरदन क्या है? यह चादर अपरदन का तीसरा चरण है। मृदा के अधिक अपरदन के साथ छोटी नदियाँ गहरी तथा बड़ी हो जाती हैं और अंततः अवनालिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। अवनालिका अपरदन का प्रमुख कारण वनस्पति का नष्ट होना है, जी विशेष रूप से पेड़ों का कटना जिनकी जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं। अवनालिकाएं कृषि भूमि का कटाव कर देती हैं तथा पूरा क्षेत्र उत्खात भूमि में बदल जाता है। अवनालिका अपरदन बीहड़ खड्डों के निर्माण के लिए भी उत्तरदायी है। अथवा मान लो इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर देना कि गन्ना उत्पादक के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं तथा मुख्य उत्पादन राज्यों का उल्लेख करना है। गन्ने की खेती के लिए भौगोलिक दशाएं क्या क्या हैं? तो जलवायु देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल जिसे 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की
आवश्यकता होती है। साथ ही अंकुरण के समय 20 डिग्री सेल्सियस और बढ़ने के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल होता है। गन्ने की बात हो रही है। वर्षा भी हो चाहिए भैया, तो वर्षा कितनी होनी चाहिए? 75 से 150 सेंटीमीटर, यानी 100 से 200 सेंटीमीटर भी उपयुक्त है। वार्षिक वर्षा आदर्श होती है, जिसमें अच्छी जल निकासी आवश्यक है। यानी अगर बहुत जल भराव हो गया तो गन्ना खराब हो जाता है, सूखने लगता है। और मिट्टी की बात करें तो उपजाऊ दोमट मिट्टी, गहरी और चिकनी दोमट मिट्टी या दक्षिण भारत की लावा यानी काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी भी उपयुक्त मानी जाती है। श्रम की अगर बात करें, लेबर की बात करें, तो रोपण, निराई गुड़ाई और कटाई के लिए सस्ते और पर्याप्त श्रम की आवश्यकता होती है। भाई मेहनत तो काफ़ी लगेगा और सस्ते नहीं होंगे तो फिर आपका लाभ नहीं होगा। मुख्य उत्पादक राज्य की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश अपना है ही। देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, खासकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। और कौन सा है? और है महाराष्ट्र। क्या बच्चों? महाराष्ट्र है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, काली मिट्टी और बेहतर सिंचाई सुविधाओं के कारण। और कर्नाटक की बात करें तो प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में से ये भी एक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहिए। इसमें कह रहा है कि आर्थिक गतिविधि व आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। आर्थिक गतिविधि क्या है? आर्थिक गतिविधि से तात्पर्य उन सभी मानवीय क्रियाओं से है जो धन कमाने, वस्तुएं या सेवाएं उत्पन्न करने, उपभोग करने या वितरित करने के उद्देश्य से की जाती हैं। जैसे नौकरी करना, व्यवसाय चलाना या कोई सेवा देना जिससे आय प्राप्त हो। आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण अगर देखें तो आर्थिक गतिविधियों को मुख्य रूप से कार्य की प्रकृति और उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के आधार पर 5 क्षेत्रों में बांटा जाता है। जिसमें पहला क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या है भैया? इससे पृथ्वी से सीधे प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल है। जैसे कि कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मछली पकड़ना हो गया, खनन है और संग्रहण है। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो यह प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करता है। इसको विनिर्माण भी कहा जाता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन और द्वितीयक को विनिर्माण। उदाहरण में जैसे उद्योग हो गया, निर्माण और कारखाने हो गए। और तृतीयक क्षेत्र की अगर बात करें तो तृतीयक क्षेत्र में क्या है बच्चों? सेवा क्षेत्र है। यह वस्तुओं के बजाय सेवाएं प्रदान करता है। जैसे कि खुदरा है, परिवहन है, स्वास्थ्य सेवा है, शिक्षा है, मनोरंजन है और संचार है। बीमा वगैरह भी इसी में आ जाते हैं। अथवा क्या कह रहा है कि आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं। तो रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। जहां संगठित क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा, नियमित काम और लाभ जैसे कि पेंशन और छुट्टी मिलते हैं। जबकि असंगठित क्षेत्र में कम वेतन, नौकरी की अनिश्चितता और सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। जैसे छोटे दुकानदार, निर्माण श्रमिक और खेतिहर मजदूर इसमें शामिल होते हैं। संक्षेप में यह वर्गीकरण कार्यस्थलों और रोजगार की शर्तों को स्थिरता और सुरक्षा पर आधारित है, जिसमें श्रमिकों के जीवन और काम करने की परिस्थितियों में बड़ा अंतर आता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने इसे किया कंप्लीट। इसमें जो मैप वर्क है यानी मानचित्र कार्य है, आप लोगों को एक साथ करवाएंगे और 10 नंबर गारंटीड वहाँ से आपको मिलेंगे। कुछ चुनिंदा प्रश्नों को मैं एक साथ आप लोगों को मानचित्र कार्य एक दिन क्लास उसका चलाऊँगा। तो ऐसे ही समस्त क्लासेस को पाने के लिए बच्चों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आपको क्या करना है, बेल आइकन दबाना है। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बता दिया कीजिए
कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई सुझाव है तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।